नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन रेलवे में आए हुए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन, एक बेईमान विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1000 ग्राम के बाट के बजाय 850 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ कर प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। अब देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि विक्रेता अपने माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1000 ग्राम के बाट के बजाय 1000 ग्राम बाट के बजाय वह 850 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। अब देखिए, ग्राहक से विक्रेता जो है 1000 ग्राम के वस्तु के मूल्य के बराबर पैसा लेगा, लेकिन ग्राहक को देगा कितना? 850 ग्राम का वस्तु देगा। यानी ग्राहक से वह कितना का प्रॉफिट कमा लेगा? 150 ग्राम वस्तु के मूल्य के बराबर प्रॉफिट कमा लेगा। कितने पर? 850 ग्राम पर गुने 100 करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए, हम यहां से एक जीरो काट सकते हैं। हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो ये 5 से जाएगा 3 बार में। हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो ये 5 से जाएगा 17 बार में। अब देखिए, 3 से अगर 100 में गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 300 बटा 17%। हम इसे क्या लिख सकते हैं? देखिए, 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। यानी हम इसे लिख सकते हैं 17 से ही 11 बटा 17%। हमारा आंसर क्या निकल गया कि उसे 17 से ही 11 बटा 17% का प्रॉफिट होगा। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। 12% की छूट की अनुमति देने के बाद प्रतिशत लाभ की गणना करें। हमसे पूछ के रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। अब देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए, मैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। तो देखिए, हमने मान लिया कि वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है। हमने मान लिया कि वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है। तो देखिए, वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य का 64%। 100 का अगर हम 64% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 64 रुपया हो जाएगा। अब देखिए, मैं क्वेश्चन में डिस्काउंट कितना दिया? हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया हुआ है 12%। डिस्काउंट कितना दिया? 12%। और हमसे पूछ क्या रहे? हमसे पूछ रहे प्रॉफिट परसेंट। हमसे पूछ क्या रहा है? प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए, एक हमारा कंसेप्ट होता है एमपी बटा सीपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए, हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। एमपी कितना है? एमपी है 100 रुपया। सीपी कितना है? सीपी है 64 रुपया। प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है। डिस्काउंट परसेंट हमें क्वेश्चन में कितना दिया? 12%। तो ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस 12। अब देखिए, हम इस इक्वेशन से प्रॉफिट परसेंट यानी पी का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, हम इसे अगर 4 से काटेंगे तो ये 4 से कितने बार में जाएगा? ये 4 से चला जाएगा 16 बार में। और ये 4 से कितने बार में जाएगा? 100 जो है 4 से जाएगा, 100 4 से कितने बार में जाएगा? 25 बार में जाएगा। अब देखिए, यहां से हम लिख सकते हैं 25 बटा 16 इक्वल टू 100 प्लस पी बटा, हम यहाँ अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 88। ये हमारा क्या हो जाएगा? 88। अब देखिए, अगर हम इसे 4 से काटेंगे तो 16 जो है 4 से 4 बार में जाएगा, और 88 4 से कितने बार में जाएगा? 22 बार में जाएगा। अब देखिए, हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे। तो देखिए, हम इसमें अगर 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 4p प्लस 400 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 25 में अगर हम 22 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 25 में अगर हम 20 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 500 और 25 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 50। यानी ये हमारा हो जाएगा 550। ये हमारा क्या हो जाएगा? 550। अब देखिए, इस 400 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 4p इक्वल टू, अब देखिए 550 में से अगर हम माइनस करेंगे 400 तो ये हमारे क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हमारा
P इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा P इक्वल टू हो जाएगा 150/4। अब देखिए हम इसे अगर 2 से काटेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 75/2 हो जाएगा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे अगर पॉइंट में चेंज करेंगे तो देखिए 2 से 7 कितने बार में जाएगा, 3 बार में, हाथ में 1, ये हमारा हो जाएगा 15 2 से कितने बार में जाएगा, 7 बार में, हाथ में 1 दशमलव लगाएंगे, 1 0 आएगा, 10 हो जाएगा, 10 2 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में। यानी यहाँ से P का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 37.5%। यानी प्रॉफिट परसेंट क्या निकल के आ गया, 37.5% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कोई मूलधन साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 9 महीने में 1000 रुपये हो जाता है, मूलधन ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे मूलधन पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन NTPC CBT 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है। हमें अमाउंट कितना दिया हुआ है, हमें अमाउंट दिया हुआ है 1000 रुपये। हमें अमाउंट कितना दिया, 1000 रुपये। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 8% वार्षिक दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया, हमें टाइम दिया हुआ है 9 माह का। हमें टाइम कितना दिया, 9 माह का। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे प्रिंसिपल, हमसे पूछ क्या रहे, प्रिंसिपल पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है और हमसे प्रिंसिपल पूछ रहे हैं, तो देखिए हमें अमाउंट कैसे निकालते हैं। अमाउंट निकालने के लिए हम प्रिंसिपल में साधारण ब्याज ऐड करते हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है, अमाउंट निकल के आता है। अब देखिए हम यहाँ प्रिंसिपल को मान लेते हैं P, हम यहाँ प्रिंसिपल को मान लेते हैं P। तो देखिए अमाउंट कितना है, अमाउंट है 1000 रुपये। अमाउंट कितना है, 1000 रुपये। तो हम यहाँ प्रिंसिपल में अगर SI निकाल के ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए SI का फॉर्मूला क्या होता है, P गुने R गुने T बटा 100। अब देखिए प्रिंसिपल को हम यहाँ P मान रहे हैं, प्रिंसिपल को P मान रहे हैं, और यहाँ साधारण ब्याज निकालेंगे तो P गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8% वार्षिक। टाइम क्या है, टाइम है 9 माह। अब देखिए यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक है और टाइम हमारा माह में है, तो हम इसे वर्ष में चेंज करेंगे। वर्ष में चेंज करने के लिए हम इसमें 12 से भाग देंगे, हम इसमें 12 से भाग देंगे। अब देखिए हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन से हमारा P का वैल्यू यानी प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो 3 से 9 जाएगा 3 बार में, 3 से 12 जाएगा 4 बार में, 4 से 8 जाएगा 2 बार में, 2 से 100 जाएगा 50 बार में। यहाँ से हमारा हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 1000 इक्वल टू P प्लस 3P बटा 50। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1000 इक्वल टू 53P बटा 50 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 53P इक्वल टू 50,000, 53P इक्वल टू 50,000। अब देखिए हम इसमें अगर 53 से भाग देंगे तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50,000 में अगर हम 53 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 943.39 रुपये। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 943.39 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2000 रुपये प्रति वर्ष निवेश करती है, वह दूसरे वर्ष के अंत में परिपक्व राशि ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे 2 वर्ष के अंत का अमाउंट पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन NTPC CBT 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक महिला प्रत्येक वर्ष 2000 रुपये निवेश करती है, यानी पहले वर्ष महिला जो है 2000 रुपये निवेश करिए, पहले वर्ष महिला 2000 रुपये निवेश करिए, दूसरे वर्ष भी महिला 2000 रुपये निवेश करिए। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे 2 वर्ष के अंत का अमाउंट पूछ रहे, और हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया 5%, और यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज काउंट हो रहा है। अब देखिए पहले वर्ष 2000 रुपये निवेश करिए तो यहाँ जो है 2 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा, यहाँ 2 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा। और दूसरे वर्ष 2000 रुपये निवेश कर रही है दूसरे वर्ष की शुरुआत में, तो यहाँ जो है 1 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा, यहाँ जो है 1 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा। और हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया 5%, और ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से काउंट हो रहा है। तो देखिए 5% की दर से 2 वर्ष का अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 10.25%। और यहाँ अगर हम ब्याज काउंट करेंगे 1 वर्ष का तो यहाँ ब्याज का कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी 2000 पर ब्याज मिल रहा है और यहाँ 2000 पर ब्याज मिल रहा है, यानी टोटल जो है 2000 पर, टोटल जो है 2000 पर कितना ब्याज मिल जाएगा 15.25%, 15.25% ब्याज मिल जाएगा।
अब देखिए अगर हम ब्याज को अगर हम प्रिंसिपल में ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ ब्याज रुपया में निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ जो है प्रिंसिपल कितना है, यहाँ प्रिंसिपल है 2000 रुपया, 2000 पर ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है 15.25%। अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा ब्याज क्या निकल के आ जाएगा, रुपया में निकल के आ जाएगा। हम यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। अब देखिए हम 15.25 में अगर 20 से गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 305 रुपये। यहाँ ब्याज कितना मिल जाएगा, 305 रुपये। अब देखिए हमसे पूछ कर रहे अमाउंट पूछ रहे अमाउंट। अब देखिए यहाँ टोटल जो है राशि जमा कितना करिए, 2000 प्लस 2000 यानी 4000 रुपया वह जमा करिए। और ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है 305 रुपया। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4305 रुपया। यानी अमाउंट कितना निकल के आ गया, 4305 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4305 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कुछ फलों को ए बी सी और डी में 3:4:5:7 के अनुपात में बांटा गया। यदि ए को 192 फल मिले तो बी और सी को मिलाकर कितने फल प्राप्त हुए। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में रेशियो क्या दिया, हमें क्वेश्चन में ए बी सी और डी का हमें रेशियो क्या दिया, हमें रेशियो दिया हुआ है 3:4:5:7 दिया हुआ है। अब देखिए हमने मान लिया कि उस फल में से ए को अगर 3 यूनिट मिला होगा तो बी को कितना मिला होगा, 4 यूनिट, सी को कितना मिला होगा, 5 यूनिट और डी को कितना मिला होगा, 7 यूनिट। अब देखिए यहाँ जो है ए को कितना मिला है, 3 यूनिट मिल रहा है और हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए को कितना मिला है, 192। यानी इस 3 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 3 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 192 दिया हुआ है। अब देखिए 3 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से कितने बार में जाएगा, 6 बार में, हाथ में 1 12, 12 3 से जाएगा 4 बार में। यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 64 निकल के आ गया। और हमसे पूछ क्या रहा है कि बी और सी को मिलाकर कितने फल प्राप्त हुए। अब देखिए बी को अगर 4 यूनिट मिल रहा है तो सी को कितना मिल रहा है, 5 यूनिट। यानी दोनों को मिलाकर कितना मिल रहा है, 9 यूनिट। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 9 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 64 में अगर हम 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36 के 6 हाथ में 3, ये हमारा हो जाएगा 54 और 3 कितना हो जाएगा 57। यहां से हमारा क्या निकल गया, 576। यानी दोनों को मिलाकर कितना फल प्राप्त हो रहा है, 576। हमारा आंसर क्या निकल गया, 576 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है पुरुष और उसकी पत्नी के आयु का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 हो जाएगा। यदि उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 5:3 था तो कितने वर्ष पहले उनकी शादी हुई। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में पति और पत्नी की वर्तमान आयु का हमें रेशियो दिया है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में पति और पत्नी की वर्तमान आयु का हमें रेशियो दिया है। वर्तमान का हमें रेशियो कितना दिया, वर्तमान का हमें रेशियो दिया हुआ है 4:3 और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 4 वर्ष बाद का हमें रेशियो दिया है। 4 वर्ष बाद का हमें रेशियो कितना दिया, 4 वर्ष बाद का हमें रेशियो दिया है 9:7। अब देखिए दो लोगों के बीच आयु का जो अंतर है वो हमेशा बराबर होता है। यानी जितना वर्तमान में होगा उतना ही 4 वर्ष बाद भी होगा। तो हम यहाँ सबसे पहले आयु के बीच का अंतर चेक करेंगे। अगर हमारा अंतर बराबर नहीं होगा तो हम सबसे पहले अंतर को बराबर करेंगे। अब देखिए हमने मान लिया कि वर्तमान में पति की आयु अगर 4 यूनिट है तो पत्नी की आयु कितना है, 3 यूनिट। यानी यहाँ अंतर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए जब हम 4 वर्ष बाद जा रहे हैं तो पति की आयु अगर 9 यूनिट है तो पत्नी की आयु कितना है, 7 यूनिट। यानी यहाँ अंतर कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो हमारा अंतर निकल के आ रहा है वो बराबर निकल के नहीं आ रहा है तो हम सबसे पहले अंतर को बराबर करेंगे। अब देखिए अंतर बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाले अंतर से नीचे वाले रेशियो में गुना करते हैं और नीचे वाले अंतर से ऊपर वाले रेशियो में गुना करते हैं। अब देखिए ऊपर वाले रेशियो में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8:6 और नीचे वाले रेशियो में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9:7। अब देखिए यहाँ हमारा अंतर कितना है, 2 यूनिट और यहाँ भी अंतर कितना है, 2 यूनिट। यानी दोनों जगह हमारा अंतर बराबर निकल के आ गया। अब देखिए वर्तमान में पति की आयु अगर 8 यूनिट है तो जब हम 4 वर्ष बाद जा रहे हैं तो पति की आयु कितना हो जा रहा है, 9 यूनिट। यानी यहाँ जो है पति की आयु में कितने का वृद्धि हो रहा है, 1 यूनिट का वृद्धि हो रहा है।
अब देखिए वर्तमान में पत्नी की आयु अगर 6 यूनिट है तो जब हम 4 वर्ष बाद जा रहे हैं तो ये कितना हो जा रहा है 7 यूनिट, यानी यहाँ कितने का वृद्धि हो रहा है 1 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। और हम यहाँ वर्ष में कितने का वृद्धि कर रहे हैं, हम यहाँ वर्ष में कितने का वृद्धि कर रहे हैं, वर्तमान से 4 वर्ष बाद जा रहे हैं, यानी हम यहाँ वर्ष में 4 वर्ष का वृद्धि करें, हम यहाँ वर्ष में 4 वर्ष का वृद्धि करें। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, इस 1 यूनिट का वैल्यू, इस 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 4 वर्ष निकल के आ गया। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से दोनों की वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। पति की आयु क्या है 8 यूनिट है, हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 8 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 8 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 32 वर्ष हो जाएगा, 8 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 32 वर्ष। अब देखिए पत्नी की आयु क्या है 6 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 6 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 6 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 24 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए दोनों की वर्तमान आयु निकल के आ गया और हमसे पूछ रहा है कि कितने वर्ष पहले शादी हुई थी और शादी के समय का हमें रेशियो दिया है। तो देखिए हमने मान लिया कि x वर्ष पहले शादी हुई थी, हमने मान लिया कि x वर्ष पहले शादी हुई थी। तो देखिए दोनों की वर्तमान आयु पता है तो हम यहाँ से शादी के समय के आयु का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए पति की आयु कितना है 32 वर्ष है तो शादी के समय कितना होगा 32 माइनस x वर्ष। पत्नी की आयु कितना है 24 वर्ष है तो शादी के समय कितना होगा 24 माइनस x वर्ष। अब देखिए यहां से जो हमारा रेशियो निकल के आएगा वो हमें क्वेश्चन में क्या दे 5:3, यानी ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 5/3 के। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 32 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 96 माइनस 3x इक्वल टू, हम इसमें अगर 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 24 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 120 माइनस x में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5x। अब देखिए इस माइनस 5x को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, यानी 5x में से 3x माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2x। और इस 96 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 120 में से 96 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 2x का वैल्यू क्या निकल गया 24, तो यहां से हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 12। हमने x क्या मान के रखा था कि कितने वर्ष पहले शादी हुई थी और हमसे पूछ रहा था कि दोनों की शादी जो है कितने वर्ष पहले हुई थी। x का वैल्यू क्या निकल गया 12, यानी 12 वर्ष पहले दोनों की शादी हुई होगी। हमारा आंसर क्या निकल गया 12 वर्ष। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक व्यवसाय में PQ से आधा और QR से आधा निवेश करता है। 7,000 रुपये मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाता है तो R का हिस्सा क्या होगा। हमसे पूछ के रहा है लाभ में से R का हिस्सा पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन RRB जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे क्वेश्चन में पूछ के रहे हैं लाभ में से R का हिस्सा पूछ रहे हैं और हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ दिया हुआ है। तो देखिए अगर हमें लाभ का रेशियो पता चल जाए तो हमें टोटल लाभ दिया हुआ है तो हम उस टोटल लाभ में से R का हिस्सा बता पाएंगे। अब देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं। लाभ का रेशियो निकालने के लिए पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के गुना करते हैं तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। लेकिन जब हमारा समय बराबर रहता है तो जिस रेशियो में पूंजी रहता है उसी रेशियो में लाभ बढ़ता है। अब देखिए यहाँ में इस क्वेश्चन में समय के बारे में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 7,000 रुपया मासिक लाभ, यानी सभी के पास समय क्या है 1 माह का है, यानी सभी का समय क्या है बराबर है, तो जिस रेशियो में पूंजी होगा उसी रेशियो में लाभ बटेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में पूंजी के बारे में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में पूंजी के बारे में दिया हुआ है कि PQ से आधा और QR से आधा निवेश करता है। तो देखिए हम यहाँ से P, Q और R के पूंजी का हम रेशियो निकाल सकते हैं। हमने मान लिया कि R की पूंजी 4 यूनिट है, हमने मान लिया कि R की पूंजी 4 यूनिट है तो हमें क्वेश्चन में दिया कि Q जो है R से आधा निवेश कर रहे हैं, यानी Q का पूंजी क्या हो जाएगा 2 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि P जो है Q से आधा निवेश करे, यानी P का पूंजी क्या हो जाएगा, P का पूंजी हो जाएगा 1 यूनिट। अब देखिए तीनों के पूंजी का रेशियो निकल के आ गया और हमें क्वेश्चन में समय क्या दिया बराबर दिया है, जो जिस रेशियो में पूंजी होगा उसी रेशियो में लाभ बटेगा। यानी लाभ में से अगर P को 1 यूनिट मिलेगा तो Q को कितना मिलेगा 2 यूनिट और R को कितना मिलेगा 4 यूनिट, यानी यहाँ से टोटल लाभ कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल लाभ हो जाएगा 7 यूनिट, यहाँ से टोटल लाभ हो जाएगा 7 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ क्या दिया है 7,000, यानी इस 7 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 7,000 रुपया दिया है तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1,000 रुपये। अब देखिए हमसे पूछ के रहा है R का हिस्सा, तो देखिए R को कितना मिला है 4 यूनिट, हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 4 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा
4,000 रुपये। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 4,000 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन है 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि इस अनुपात को 1:2 करना हो तो और कितना पानी डालना होगा? अब देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ALP मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में मिश्रण कितना दिया? हमें क्वेश्चन में मिश्रण दिया हुआ है 100 लीटर। हमें मिश्रण कितना दिया? 100 लीटर दिया। और इस मिश्रण में हमें क्वेश्चन में क्या दिया? दूध और पानी का रेशियो दिया है। दूध और पानी का हमें रेशियो कितना दिया? हमें रेशियो दिया हुआ है 3:2। और हमसे पूछ रहा है कि इस मिश्रण में हम कितना पानी और डालें ताकि यह अनुपात, दूध और पानी का यह अनुपात 1:2 हो जाए। यह अनुपात कितना हो जाए? 1:2 हो जाए। अब देखिए, हम इसमें क्या मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं। इस मिश्रण के अंदर हम पानी मिला रहे हैं, यानी मिश्रण के अंदर जो दूध का मात्रा होगा वो हमारा क्या होगा? फिक्स होगा। यानी पहले जितना दूध होगा, पानी मिलाने के बाद भी दूध उतना ही होगा। अब देखिए, यहाँ दूध कितना है? यहाँ दूध है 3 यूनिट और यहाँ दूध कितना हो जा रहा है? 1 यूनिट हो जा रहा है। तो हम सबसे पहले दूध की मात्रा को बराबर करेंगे। अब देखिए, इस 3 और 1 को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस 3 में अगर 1 से गुना कर ले और इस 1 में हम 3 से गुना कर ले तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम यहाँ इस 1 में 3 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 3 से गुना करना होगा। तो हम इस रेशियो में 3 से गुना करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 3:6। अब देखिए, यहाँ भी दूध कितना हो गया? 3 यूनिट। अब देखिए, यहाँ जो है 3 यूनिट दूध था तो 2 यूनिट पानी था। जब हम इसमें पानी मिला रहे हैं तो यहाँ 3 यूनिट दूध है और पानी कितना हो जा रहा है? 6 यूनिट। यानी पानी जो है कितना से बढ़ गया? पानी कितना से बढ़ गया? पानी बढ़ गया 4 यूनिट से। पानी कितना से बढ़ गया? 4 यूनिट से बढ़ गया। हमें इस 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो देखिए, इस 4 यूनिट का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें क्वेश्चन में शुरुआती मिश्रण दिया हुआ है कि शुरुआत में मिश्रण कितना है? 100 लीटर। और यहाँ हमें पता है कि शुरुआत में दूध कितना है? 3 यूनिट और पानी कितना है? 2 यूनिट। यानी यहाँ मिश्रण कितना है? 5 यूनिट। यानी 5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया? 5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 100 लीटर दिया हुआ है। 5 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 20 लीटर। अब देखिए, 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया तो हम यहाँ से 4 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से इस 4 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 80 लीटर। यानी हमें और इसमें कितना पानी मिलाना होगा? हमें और इसमें 80 लीटर पानी मिलाना होगा, तब जाके दूध और पानी का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 80 लीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन है 2 संख्याओं का औसत 46 है। एक तीसरी संख्या को मिलाने पर तीनों संख्याओं का संयुक्त औसत 43 हो जाता है। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ कर रहे, तीसरी संख्या पूछ रहे। अब देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन NTPC CBT 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया? हमें क्वेश्चन में 2 संख्या का हमें औसत कितना दिया? 2 संख्या का हमें औसत दिया है 46। 2 संख्या का हमें औसत क्या दिया? 46 दिया। और हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि एक तीसरी संख्या को मिलाने पर तीनों संख्याओं का संयुक्त औसत कितना हो जा रहा है? 43। यानी 3 संख्या का औसत कितना हो जा रहा है? जब हम दूसरी संख्या में तीसरी संख्या को मिला रहे हैं तो तीनों संख्या का औसत कितना हो जा रहा है? 43 हो जा रहा है। और हमसे पूछ के रहे, तीसरी संख्या पूछ रहे। अब देखिए, पहले औसत कितना है? 2 संख्या का पहले औसत कितना है? 46 है। जब हम इसमें तीसरी संख्या मिला रहे हैं तो औसत कितना हो जा रहा है? 43 हो जा रहा है। तो देखिए, इन दोनों संख्या का औसत कितना से कम हो गया? इन दोनों संख्या का औसत जो है 3 से कम हो गया। और यहाँ संख्या कितनी है? 2 है। यानी औसत जो है 3 से कम हो रहा है और संख्या जो है 2 है। यानी 2 संख्या का औसत 3 से कम हो रहा है। तो देखिए, -3 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारे क्या जाएगा? -6। और हमसे पूछ रहे तीसरी संख्या। तो देखिए, तीसरी संख्या कितनी होगी? तीसरी संख्या होगी 43 प्लस -6। अब देखिए, 43 में अगर हम -6 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 37। यानी यहाँ से तीसरी संख्या क्या निकल के आ गया? 37 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 37 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन है जी और एच एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि एच अकेला इस काम को 50 दिनों में कर सकता है तो जी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? अब देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन NTPC CBT 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे? जो ये हमारा समय दिया हुआ है, हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए, हमारा समय क्या दिया? 30 दिन। दूसरा समय क्या दिया? 50 दिन। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए, 30 और 50 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 150।
हम यहाँ टोटल काम को मान लेते हैं 150 यूनिट। हम यहाँ टोटल काम को मान लेते हैं 150 यूनिट। अब देखिए 150 यूनिट काम जब दोनों मिलके करें, जी और एच दोनों मिलके करें तो कितना समय लग रहा है? 30 दिन का समय लग रहा है। और 150 यूनिट काम जब एच अकेले करें तो कितना समय लग रहा है? 50 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए यहाँ से हम इनका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए दोनों मिलकर 30 दिन में 150 यूनिट काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 यूनिट काम करेंगे। और एच जो है 50 दिन में 150 यूनिट काम करे तो एक दिन में कितना काम करोगे? 3 यूनिट काम करोगा। अब देखिए दोनों का एफिशिएंसी क्या निकल के आ गया? दोनों का एफिशिएंसी निकल के आ गया 5 यूनिट और एच का एफिशिएंसी क्या निकल के आ गया? 3 यूनिट। तो हम यहाँ से जी का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। देखिए जी का एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों के एफिशिएंसी में से एच का एफिशिएंसी माइनस करेंगे तो यहाँ से जी का एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। जी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 2 यूनिट। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि इस काम को अगर अकेला जी करेगा तो जी को पूरा करने में कितना समय लगेगा? अब देखिए जी का एफिशिएंसी क्या निकल के आ गया? 2 यूनिट। अब देखिए जी जो है 2 यूनिट एफिशिएंसी के साथ 150 यूनिट काम करेगा तो कितना समय लग जाएगा? 75 दिन का समय लग जाएगा। यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? यहां से हमारा आंसर निकल के आ गया 75 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।